अगर ऐसा कोई सवाल आपसे परीक्षा में पूछा कि प्रथम जो है 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग जो है n है और n हमेशा किससे भाज्य होगा, ये आपको बताना है। तो आपको लग रहा है कि इस सवाल का जो है सही जवाब आप दे पाओगे? नहीं ना। तो आपको इस वीडियो में अभी से लेकर के अंत तक बने रहना है। आपको ऐसे ऐसे टाइप के जो है सवाल, देखो x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक जो है x प्लस 1 है, तो n किससे जो है हमेशा, माने कि n जो है निश्चित रूप से क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। क्या ऐसे सवाल आप बना पाओगे? क्षमता है? नहीं है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी से लेकर के जो है अंत तक आप जो है रुके रहो। हम आपको जो है सारे के सारे जितने भी आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उतना हार्ड से लेकर के उतना आसान तक सभी सवालों को बताने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अज्ञात सर और मैं आपको टारगेट ऑब्जेक्टिव 2027 पढ़ा रहा हूं। और इस ऑब्जेक्टिव के हर एक वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जो है जा सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको फिजिक्स, हिंदी, मैथ, हर चीज का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर अभी आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो भविष्य में जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है सभी वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं। अभी आप लोग मौजूद हैं यहां पे लेक्चर नंबर 3 में, जहां पर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर जो है 150 तक के क्वेश्चन को खत्म करेंगे। लेकिन बोनस पॉइंट आपको बता रहे हैं कि यहां जो है और मात्र जो है माने कि 30-31 को प्रश्न जो है बच रहा है, तो हमने सोचा कि ये दोनों जो है लेक्चर को मर्ज कर दिया जाता है और इसको हम लेक्चर 3 बना देते हैं। यानी कि आज आप लोग को ध्यान रखना, लेक्चर 3 में जो है 101 नंबर क्वेश्चन से 181 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे, यानी कि जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। 3 ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका जो है ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसमें टोटल 181 प्रश्न था। हमने लेक्चर 1 में 1 से लेकर 50 तक देखा है, फिर 51 से लेकर 100 तक लेक्चर 2 में, और आज हम लोग देख रहे हैं 101 से लेकर जो है 181 तक का, यानी कि 3 लेक्चर जो है टोटल यहाँ पे बन रहा है। पिछला 2 को लेक्चर अगर आपको देखना है तो आपको चले जाना है प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए जी, अब जो है बिना देर किए हम आपको यहां पे समझाना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101 से क्या करा है 101 में जी, 11.23 और 564 पर यहां पे जो है बार दिया है। इस बार का मतलब हमने बताया था कि जो बार होता है इसका मतलब बार बार आता है, और जब बार बार आता है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, यानी कि p बट्टा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं इसलिए क्या होगा जी, ये एक जो है परिमेय संख्या होगा, यानी कि 101 का जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो है 3 बार रिपीट कर रहा है, तो हमने अभी बताया कि जो रिपीट करेगा ना वो आपका जो है परिमेय संख्या होगा, क्योंकि उसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे, सवाल है इस पे, ठीक है, तो हम बताएंगे। यहाँ पे देखो रूट में दिख रहा है, मतलब अपरिमेय संख्या होगा, रूट से बाहर तो निकल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप ऐसे प्रश्न को जो है सॉल्व कर सकते हो। भाज्य a भाजक b के लिए a बराबर bq प्लस r में से r के लिए कौन सा सत्य है। अब देखो जो भी लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता है कि हमने r के लिए जो है कंडीशन बताया था कि देखो ध्यान से, अगर a जो है भाज्य है और इसमें b से भाग दे दें तो यहाँ पे भागफल q और शेषफल हमारा r आता है। और इस r के बारे में हमने बताया था कि ये जो r होगा वो शेषफल 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा जो भाजक होता है उससे आपका छोटा ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। रूट में दिया है मतलब अपरिमेय संख्या होगा। देखो ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसमें जो है अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं, ना ही अंक जो है आगे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि दशमलव के बाद के जो अंक है वो फिक्स है, लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे जी, ये शांत दशमलव प्रसार होगा, और शांत दशमलव प्रसार को हम लोग p बटा q के रूप में चेंज कर सकते हैं। इस वजह से क्या होगा जी, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है फास्ट जो है अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो आप जो है बने रहो, हम आपको जो है एक एक प्रश्न को जो है बताने वाले हैं। यहाँ पे समझने का प्रयास करो। अब हम लोग जो है चलेंगे यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन पे। 107 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या जो है विजातीय है। विजातीय का मतलब क्या होगा कि कौन इसमें से अलग है। तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय के आधार पर छांटने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग पाएंगे क्या चीज जी, कि यहाँ पे जो है एक मिनट यहाँ पे अपरिमेय लिखना होगा ना हमें, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है अपरिमेय होगा। अब इस बात को समझने का प्रयास करो। इस 4 को ऑप्शन में दिया होगा तो क्या होगा जी, 3 को अगर परिमेय होगा तो चौथा है वो क्या होगा जी, अपरिमेय होगा, तो वही विजातीय हो जाएगा। या फिर जो है एक को परिमेय देगा बाकी 3 को अपरिमेय देगा, तो यहाँ पे जो है परिमेय दिया ना वो विजातीय हो जाएगा। यानी कि विजातीय मतलब अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखो 2/3 जो है ये आपका परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। देखो 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, 49 का वर्गमूल 7 निकलेगा, यानी कि ये भी जो है बटा के रूप में आ गया, मतलब रेशनल नंबर
होगा। ये रूट के अंदर ही है, यानी कि इसको जो है हम लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे, मतलब जो है ये अपरिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखो 7/3 बटा के रूप में है, तो ये जो है आपका परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि √11 जो है अपरिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है जो कि विजातीय हो जाएगा। इसमें परिमेय संख्या छांटना है। पाई अपरिमेय संख्या है, रूट में दिख रहा है अपरिमेय संख्या है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल यहाँ पे कितना होता है जी, ये 5 होता है। बटा के रूप में है, रूट से बाहर है, मतलब ये परिमेय संख्या है। इसमें से कौन अलग है? अलग मतलब वही विजातीय का बात कर रहा है। विजातीय कौन है देखो ये वाला परिमेय संख्या है क्योंकि बटा में है। 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, ये भी बटा में आ गया, मतलब परिमेय संख्या है देखो रूट के अंदर है, मतलब जो है ये परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या, तो यही अलग है। ठीक है वो देखो ध्यान से परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे जो है छांट सकते हो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के आधार पर। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने कहा था कि जो भी जो है बार वाला जो है प्रश्न होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जी, रिपीट वाला जो है संख्या में काउंट करेंगे, और जो रिपीट वाला संख्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आखिर कैसे लिखते हैं इसको समझो ध्यान से। 0.3 पर यहाँ पे बार है, तो क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया रहेगा उसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखो दशमलव के बाद ध्यान रखना, यहाँ पे एक अंक पे बार है, एक अंक पे बार है, तो एक हम यहाँ पे 9 लगाएंगे। दशमलव का देखो ध्यान से एक अंक पे बार नहीं है, अगर एक अंक पे बार नहीं है तो इसके बदले जो है 0 लगाते हैं। अब यहाँ पे 32/90 हो जाएगा, लेकिन इसमें देखोगे तो कहीं भी 32/90 जो है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये संख्या कटाया गया है, और कटाया गया है तो किससे कटाया गया है जी, ठीक है, यहाँ पे जो है कटाया गया है तो किससे कटाया गया है, कटने वाला है इसमें। एक मिनट देखो ध्यान से, है जो बार है ना, बार, ठीक है, इसके बाद जो है देखो ये वो अंक जो है ये बिना बार का है। अगर बिना बार का है ना तो क्या करेंगे जी, इसको माइनस भी करेंगे, ये छूट गया था गलती से, ठीक है, ध्यान रखना है जो है बार के अलावा जो है जो भी अंक है, ठीक है, इसको हम लोग घटाना होता है। तो 3 यहाँ पे बिना बार वाला है तो 3 को घटाएंगे, 32 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 29 होगा, बटा में यहाँ पे 90 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। 111 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जी, 2 तथा 2.5 के बीच जो है अपरिमेय संख्या कौन सा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 225 जो है वो किसके बराबर होगा, तो आपको 225 का वर्गमूल 15 होता है, यानी कि जो है 2 और 2.5 के बीच में आएगा क्या, आपको सर जी नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 125 जो होता है ध्यान रखना, 125 जो होता है वो √100 से बड़ा है। 125 जो है √100 से तो बड़ा ही है ना, अगर 100 से बड़ा है ध्यान रखना, यानी कि जो है देखो 100 का वर्गमूल होता है 10, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, यानी कि 125 जो होगा वो 10 से बड़ा होगा। तो क्या 2 और 2.5 के बीच इसका मान आएगा, आपको सर जी नहीं आएगा, क्योंकि तो 10 से बड़ा मान है, ठीक है। यहाँ पे 11 देखो, ये जो है √9 से तो बड़ा ही होता है, √9 से तो बड़ा होता है ना, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, यानी कि 3 से बड़ा है ही। √11 जो है √9 से बड़ा है, √9 से अगर बड़ा है इसका मतलब 3 से भी बड़ा है। अगर 2 और 2.5 के बीच में अगर देखना है तो 3 से बड़ा कोई संख्या जो है 2 और 2.5 के बीच में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप ऐसे जो है संख्याओं को छांट लेना, अगर छांटने आ जाता है तो, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है कुछ दशमलव प्रसार को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे √2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है, ये लगभग मान बता रहा है, ये बराबर नहीं होता है, ये लगभग मान बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो है ये अपरिमेय संख्या रखना, अपरिमेय संख्या का मान फिक्स नहीं होता है, और यहाँ पे जो है फिक्स अगर मान बता रहे हैं तो लगभग मान बता रहे हैं, तो इसको याद कर सकते हो। जैसे मुझे याद है ना वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए। √3 का वैल्यू क्या होगा, 1.732 होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। √5 का लगभग वैल्यू क्या होता है, तो 2.236 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 को मान को जो है आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो √5 का जो है दशमलव में कितना आएगा मान जी, 2.236 आएगा। क्या ये 2 और 2.5 के बीच में है, आपको जी सर बिल्कुल है, 2 और 2.5 के बीच में तो है ही, 2 से बड़ा है, 2.5 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रूट का होगा जी 5, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान कितना आता है 2.236 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 112 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या फिर सत्य है, ये आपको बताना है। 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, नहीं भाई, देखो √2 जो है अपरिमेय है, √2 अपरिमेय संख्या है, दोनों गुना करेंगे तो देखो 2 आ रहा है जो कि परिमेय संख्या हो गया। तो हमेशा अपरिमेय तो नहीं हो सकता है, कभी कभी परिमेय आ जाएगा, कभी कभी अपरिमेय आएगा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई एक परिमेय है और दूसरा कोई अपरिमेय है तो जब इसको गुना करोगे तो हमेशा ही अपरिमेय आएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी 2 स्टेटमेंट को
आपको यहाँ पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सही कथन चुनने के लिए बोला था, सही कथन हमने चुन लिया। हालांकि इसको भी पढ़ सकते हैं, दो अपरिमेय संख्या का जोड़ जो है कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। दो को अपरिमेय संख्याओं का जो है जोड़, जैसे √2 है, √2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 को √2 आएगा। ठीक है, 2 को अपरिमेय संख्या को हमने जोड़ा तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बजे अपरिमेय संख्या ही है। एक और कि कभी अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, अरे हो सकता है भाई, हो सकता है, बहुत बढ़िया से हो सकता है। एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या पूर्णांक नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो ध्यान से 2 जो है वो पूर्णांक है, और यहाँ पे देखो ध्यान से है 3 जो है यहाँ पे परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 देखो तो पूर्णांक है कि नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी भी क्या है जी, गलत है। पूर्णांक नहीं हो सकता है बोला, क्योंकि पूर्णांक तो हो जा रहा है। तो आपको स्टेटमेंट में लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही लॉजिक ढूंढोगे ना, वैसे ही आपको जो है समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है या फिर सही है। लॉजिक ढूंढने का प्रयास करना, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करना, तब जाके होगा। देखो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या है? अगर n एक प्राकृतिक संख्या तो लिखो प्राकृतिक संख्या 1 2। देखो सवाल जो कहेंगे ना उसके हिसाब से हम लोग चलना है, जो भी सवाल कहेगा उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, चलना है, पढ़ना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अभी सब पे जो है रूट लगा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि किस रूप में आ रहा है। ठीक है, देखो 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया है, जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1 वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल गया, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है वो तो अपरिमेय संख्या है, और जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है वो तो परिमेय संख्या है। यानी कि देखो ध्यान से यहाँ पे जो है पूर्णांक संख्या आ रहा है, यानी कि परिमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, तो क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या आ रहा? नहीं भाई, प्राकृतिक संख्या कभी कभी आ रहा है। क्या हमेशा अपरिमेय आ रहा है? नहीं, कभी कभी प्राकृतिक संख्या भी आ जा रहा है। हमेशा परिमेय आ रहा है? नहीं, कभी कभी क्या हो रहा है जी, अपरिमेय भी आ रहा है। तो कभी प्राकृतिक आ रहा है, कभी क्या हो रहा है जी, अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, और ऐसे सोन आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह से लॉजिक ढूंढोगे ना तो ही जाके आएगा। अब देखो इसी लॉजिक के आधार पर अगर देखो ध्यान से यहाँ पे 114 नंबर प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने जाएं तो ही सॉल्व हो पाएगा। बिना लॉजिक अगर कोई सोचे कि हम प्रश्न को जो है सॉल्व कर लें तो ये हो नहीं सकता है। तो हमने कहा ना कि आपको हार्ड क्वेश्चन भी बनाना है ना, तो मेरे पास आपको पढ़ना चाहिए। देखो एक बात बता रहे हैं, ये जो है चैनल बिल्कुल न्यू है। अगर न्यू चैनल है तो आपको भी पता है कि हम आपको बेस्ट ही पढ़ाएंगे। अगर बेस्ट पढ़ाएंगे तो ही जाकर के जो है हो सकता है कि हम फेमस हो। अगर हमें जो है फेमस अगर होना है तो मुझे बेस्ट पढ़ाना पड़ेगा, और यही कारण है कि मुझे फेमस होना है, इसलिए मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूं। अगर आपको जो है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बेस्ट टीचर हूं तो आप जो है गलत हो। हम आपको बता रहे हैं ना, जैसे टाइप से हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाएंगे ना इस चैनल पे, पूरे के पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करा सकता। अगर कोई करा देगा ना, मेरे को बताना कि हाँ सर आप गलत बोल रहे थे। नहीं होता है, कोई नहीं करा सकता है, इतना बेस्ट तरीका से कोई नहीं कराएगा आपको। ठीक है, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एक ही जगह मिल रहे हैं। अब इससे बढ़िया चीज क्या चाहिए? जाओ प्लेलिस्ट में पढ़ो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना तो आपको भी पढ़ना बनता है, पढ़ोगे तो ही मजा आएगा। देखो यदि प्रथम 13,986 को यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का योग n है, यानी कि प्रथम 13,986 को अभाज्य संख्या का आपको जोड़ना है। योग मतलब जोड़ना है, और जोड़ के n आ रहा है, तो n किस से कटेगा हमेशा ए चेक करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 13,986 जो है, हम उतना तो अभाज्य संख्या नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेशन है, लेकिन कुछ अभाज्य संख्याओं को तो लिख सकते हैं और लॉजिक लगा सकते हैं। इससे देखो ध्यान से, अभाज्य संख्या 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ऐसे करके आएगा स्वर्ण, ये अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे आप लोग एक लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। है जो है 13,986 जो है एक सम संख्या है, यानी कि ध्यान रखना ये हम लोग का अभाज्य संख्याओं को सम बार जोड़ना है। सम बार यानी कि जो है ध्यान रखना जोड़े के रूप में जोड़ना है। सम संख्या जो होता है 2 से कटता है, सम संख्या जो है 2 से कटता है। अगर 2 से कट जाता है इसका मतलब जो है मुझे सम बार ही जोड़ना है, यानी कि 2 का जोड़ा बना के जोड़ना है। अगर 2 का जोड़ा बना के जोड़े तो कितना आ रहा है? देखो जैसे यहाँ पे 2 का जो है जोड़ा बना यानी कि सम बार जोड़ रहे हैं तो 2 और 3 यहाँ पे 5 आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 4 अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं यानी कि समय बार जोड़ना है तो कितना आएगा जी? है 5 आया, 5 10 और 7 17 आया, यहाँ पे 17 आ रहा है। अगर हम लोग जो है 6 को अभाज्य संख्या को जोड़ ले तो कितना आएगा जी? 13 11 24 होगा, 24 में 17 जोड़ोगे तो कितना होगा जी? यहाँ पे जो है 24 जो है 17 जोड़ोगे तो कितना होगा जी? 24 को 7 को 31 को, 10 को 41 को हो रहा है, यहाँ पे 41 हो रहा है। ऐसे ही आप आगे भी जोड़ते जाओगे, लेकिन आप एक बात को समझो ध्यान से, अगर आगे भी जोड़ते जाओगे तो ऐसा ही कुछ संख्या आएगा। और आप देख रहे हो कि 5 17 41 इस सब का सब जो है विषम संख्या आ रहा है।
कौन संख्या आ रहा है जी? विषम संख्या। और विषम संख्या क्या कभी भी है सम संख्याओं से कट सकता है क्या? क्या सम संख्याओं से कट सकता है? आप कहोगे नहीं सर नहीं कटेगा, 6 4 8 तो सम संख्या है, ठीक है। तो जोड़ने पर जब विषम संख्या ही आ रहा है तो सम संख्याओं से तो कटेगा नहीं। यानी कि 13,986 को अगर अभाज्य संख्या जोड़ोगे तो एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। अगर सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक, सम संख्या अगर विषम संख्या में प्राप्त, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है ना, सम बार जोड़ोगे तो विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। जैसे 2 को जोड़े तो 5 आया, 4 को जोड़े 17 आया, 6 को जोड़े 41 आया। यानी कि जहां यहाँ पे विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, अगर विषम संख्या प्राप्त हो रहा है तो विषम संख्या कभी भी सम संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए तीनों ऑप्शन छट जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। दिस इज द बेस्ट वे टू थिंक दिस क्वेश्चन। यानी कि जो है अगर आपको जो है सोचना है ना तो आप ऐसे सोच सकते हो। ये जो है सोचने का तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे जबरदस्त है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होगा लॉजिक से, वरना आप जो है चेक करते रह जाओगे, नहीं हो पाएगा सॉल्व, नहीं हो पाएगा। आप 13,986 को अभाज्य संख्या लिख ही नहीं सकते है, हिम्मत तो लिख के दिखाओ। और फिर उसको जोड़ना है, जोड़ के फिर चेक करना है कि इसमें से किससे कटेगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, मामला चौपट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह सोचना पड़ेगा। यहां पर देखो 115 x के पावर n प्लस में 1 है का एक गुणक x प्लस 1 है, तो आपको n निश्चित रूप से किससे विभाज्य, माने कि n जो है निश्चित रूप से क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे गुणक का मतलब क्या होता है? गुणक का मतलब क्या होता है? गुणक का मतलब है ध्यान रखना कि अगर इसका आप लोग फैक्टर तोड़ोगे तो फैक्टर में से जो है एक फैक्टर जो है आपका क्या होगा जी? x प्लस 1 होगा, यही आपका गुणक है। यानी कि x प्लस 1 से ये पूरा का पूरा कटेगा तो कटेगा, हमेशा ही कट रहा है। तो x प्लस 1 से हमेशा कब कटेगा? जब n जो है ध्यान रखना विषम पूर्णांक ले लोगे तो। अब इसका लॉजिक क्या होता है समझो ध्यान से। जैसे आपने यहाँ पे देखो ध्यान से, x के पावर अगर 1 रखा, ठीक है, एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे x का पावर 1 प्लस में 1 रखोगे तो क्या होगा जी? ये जो है आपका आएगा x प्लस 1 के बराबर आएगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या 3 रख लेते हो, ठीक है, यहाँ पे तो 1 है, अच्छा 1 जो होता है 1 का क्यूब करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा आपको? कि नहीं सर नहीं फर्क पड़ेगा। x क्यूब प्लस में a क्यूब अगर करोगे तब भी इसका जो है क्या होगा जी? फैक्टर जो आएगा वो x प्लस 1 यहाँ पे आएगा। क्योंकि सूत्र यहाँ पे समझने का प्रयास करो, सूत्र क्या होता है। अगर मान चलो कि x क्यूब प्लस में y क्यूब करना है तो आप ध्यान रखना है यहाँ पे सूत्र होता है x प्लस में y इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगर x के पावर 5 करना है, x के पावर y पर पावर 5 करना है तो क्या करेंगे जी? यहाँ पे x प्लस वाई जो है यहाँ पे फैक्टर होगा, और फिर साथ में x के पावर 4 माइनस में एक्स क्यूब वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस में एक्स वाई क्यूब प्लस में y के पावर 4 होगा। ऐसे करके आता है। यानी कि अगर आप विषम बार यहाँ पे रखते हो, यानी कि कोई विषम संख्या अगर यहाँ पे रखते हो तो x प्लस वाई जो है यहाँ पे एकदम फैक्टर आएगा ही आएगा। यानी कि x क्यूब प्लस 1 क्यूब करोगे तो यहाँ पे x प्लस 1 आना ही है। अगर x के पावर 5 करोगे, x के पावर 5 करोगे तब भी क्या होगा जी? यहाँ पे x प्लस 1 आएगा ही आएगा। बाकी जो है इधर बाद में कुछ भी आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यानी x प्लस 1 हमेशा आ ही रहा है। कब आ रहा है? जब यहाँ पे विषम संख्या हम लोग रख रहे हैं, तो इस वजह से जो है विषम पूर्णांक ही आपको रखना पड़ेगा n के जगह पे, ठीक है। सम में आपको नहीं प्राप्त हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक में नहीं प्राप्त हो सकता, धनात्मक पूर्णांक में नहीं प्राप्त हो सकता, सिर्फ और सिर्फ विषम पूर्णांक में जो है ऐसा फैक्टर हमेशा जो है प्राप्त हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे विषम पूर्णांक आपको रखना पड़ेगा। ये लॉजिकली आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। इसका कोई आंसर नहीं होता है, ये बस आपको सोचना है, सोच के ही इसका आंसर ला सकते हो, दूसरा कोई विकल्प है नहीं आपके पास, ठीक है। 116 नंबर सवाल को देखो, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो आपको पता है कि संख्या रेखा पर हम लोग हर एक वास्तविक संख्या को क्या कर सकते हैं जी? डिनोट कर सकते हैं। और वास्तविक संख्या से मतलब क्या है जी? ये परिमेय संख्या को यानी कि रेशनल नंबर को भी डिनोट कर सकते हैं और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर को भी डिनोट कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार के संख्याओं को हम जो है संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यानी कि अतिवास्तविक संख्या जो है हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यानी कि संख्या रेखा पर हमेशा वास्तविक संख्या होता ही होता है। वास्तविक संख्या में कोई भी संख्या हो आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो। इसका तरीका होता है दर्शाने का, अलग अलग तरीकों से आप लोग दर्शाते हो, जो कि आप लोग जो है 9th क्लास के पहला चैप्टर में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। 117 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का जो है दशमलव प्रसार जो है शांत है? अब शांत दशमलव प्रसार के लिए हमने जो है पिछले 2 लेक्चर में स्पष्ट रूप से बताया है कि हर का भाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर m के रूप का होना चाहिए, या फिर 5 के पावर n के रूप का, या फिर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का
होना चाहिए। देखो ये कट नहीं रहा है और 700 जो होता है वो 7 गुने 100 होता है, यानी कि इसके फैक्टर में कुछ 7 तो जरूर आ रहा है। क्या हमें 7 चाहिए? नहीं चाहिए, तो यानी कि शांत नहीं हो सकता है। देखो ये कटेगा, 13 7 91 होता है, 7 से काटोगे तो 7 3 21 यानी कि 300 आएगा, ठीक है। लेकिन 300 भी हम देख रहे हैं कि 3 गुने 100 होता है, यानी कि इसमें जो है को 3 फैक्टर आ रहा है। क्या हमें 3 चाहिए? नहीं, हमें तो 2 और 5 चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो 3 आ रहा है, मतलब ये भी शांत नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो एक कटाने वाला है तो कटेगा। ये देखो 343 जो होता है ये 7 का क्यूब ही होता है। 343 जो है 7 का क्यूब है, यानी कि 7 के क्यूब से जो है 343 को कटा सकते हैं, क्योंकि 7 का क्यूब जो है 343 ही होता है। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, 7 का क्यूब निकालोगे ना, 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 7 49 होता है। 49 में 7 से गुना करना है, तो 7 9 63 के 3 हारसिल 6, 7 चौका 28 और 6 34 होगा, यानी कि 343। यानी कि जो है 7 से जो है 7 के पावर क्यूब से जो है 343 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 2 और 5 खाली बचेगा। तो 2 और 5 अगर खाली बचेगा तो इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा जी? शांत होगा, क्योंकि मुझे हर में 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अंक चाहिए ही नहीं, ठीक है। शांत तभी होगा जब खाली 2 और 5 आ सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 118 नंबर सवाल जो है बहुत मजेदार है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या जो है वैसे संख्या को बोलते हैं जिसका हम लोग वर्गमूल निकालें तो एक जो है प्राकृत संख्या प्राप्त हो, ठीक है। एक क्या हो जी? प्राकृत संख्या प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? यहाँ पे जो है पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। क्या 240 का वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं सर, नहीं निकल पाएगा, अंत में 1 0 है तो वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। क्या 24 का वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं सर, 2 को 0 तो है, लेकिन 24 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 24 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, इस वजह से जो है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन में से 2 को तो छट गया। लेकिन यहाँ पे समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। 1600 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है 40 निकलेगा। 3600 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है 60 निकलेगा, ठीक है। यानी कि दोनों का दोनों जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 2 का ऑप्शन में फंस गया कि कौन सा जो है यहाँ पे संख्या होगा। लेकिन एक बात को यहाँ पे समझने का प्रयास करो, 16 20 24 में देखना है कि 24 जो होता है वो 3 8 24 होता है, यानी कि अगर 16 20 24 से कट रहा है संख्या, ठीक है, तो जरूर 3 से कटेगा, क्योंकि 24 का फैक्टर में 3 आ रहा है। अगर तीनों से संख्या कट रहा है मतलब जो है 24 का फैक्टर 3 से भी वो संख्या कटनी चाहिए। क्या 1603 से कटेगा? आपको सर जी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? अंक को जोड़, 1 6 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 7 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी कि 7 आ रहा है। अंकों का योगफल 7 आ रहा है, और 7 जो है 3 से नहीं कटता, मतलब पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा, यानी कि तीनों से जो है विभाज्य 1600 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी छाट दिए, तो क्या बचा जी? ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर होगा, और दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इससे बेस्ट जो है कोई तरीका हो ही नहीं सकता इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। लेकिन फिर भी इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको जो है बेस्ट सॉल्यूशन देखना हो तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? अगर ऑप्शन से ऐसे छांट नहीं पा रहे हो तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि 16 20 24 का जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा जी? 16 20 24 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम वह संख्या होता है जिसमें जो है तीनों संख्या से भाग दिया जा सकता है, यानी कि एलसीएम जो है भाज्य ही होगा, हमेशा भाज्य होगा, ठीक है। तो पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है ऐसे जो आप लोग बच्चा की तरह निकालते रहते हो, 2 से कटेगा, ठीक है। हम तो कहेंगे 4 से भी काट लो, लेकिन चलो 2 से काट लेते हैं। यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे जो है 10 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। ऐसे आप लोग बच्चा की तरह कर सकते हो। देखो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, फिर आप जो है यहाँ पे 2 से काटोगे तो 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 पचे 80, 80 तिया कितना होगा जी? 240 होगा। यानी कि एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे 240 आ रहा है। लेकिन हमें एलसीएम से मतलब नहीं है, हमें इसका फैक्टर से ही मतलब है, क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, ठीक है। यानी कि जो एलसीएम आ रहा है, ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करना। इसका फैक्टर जो आया उसमें देखो 4 को 2 है, 4 को 2 है। कौ को 2 है जी? 4 को यहाँ पे 2 है। फिर यहाँ पे देखो 5 और 3 है। कितना है जी? 5 और 3 है, ठीक है। तो ये जो संख्या है वो पक्का जो है 16 20 और 24 से कट जाएगा, क्योंकि जो है ये एलसीएम है, और एलसीएम जो होता है तीनों संख्याओं से कटेगा। 4 को संख्या निकालो तो चारों संख्याओं से कटेगा, यानी कि सभी संख्याओं से जो है एलसीएम कटता ही कटता है। बस इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें जोड़ा लगाना होता है। देखो ध्यान से, 2 को 2 है, 2 को 2 है,
ठीक है, तो ये जोड़ा लग रहा है, लेकिन 5 दूगो नहीं है, तो हमें जोड़ा लगाने के लिए ध्यान रखना, हमें जोड़ा लगाने के लिए एगो 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो 3 का भी जोड़ा नहीं लग रहा, तो एगो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो जोड़ा लग गया। यानी कि अब जब जोड़ा लग गया तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, 5 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, यानी कि सबका जोड़ा लग गया, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। अब जो भी गुना करके आएगा ना वही आपका आंसर होगा, तो गुना करो। है देखो 2 को 5 और 2 को 2 मिलकर जो है 2 को 0 तो बना देगा, इस बात को ध्यान रखना। बचा कौन चीज, 2 को 2 बचा, 2 को 3 बचा, तो गुना करो, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36 हुआ, तो यहाँ पे गुना करके 36 आएगा, तो यही आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे समझे होंगे, ठीक है। तो 5 और 3 से गुना क्यों किया, क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना था। तो इस सवाल को जो है मैंने कहा जी ये सॉल्व करने का तरीका है और ये ऑप्शन जो है टिक करने का तरीका है, दोनों तरीका हमने आपको बताया है। जो बेस्ट है ना वो ऑप्शन को टिक करने वाला है, जिसमें आप डायरेक्टली ऑप्शन को टिक कर रहे हो, ऑप्शन को छांट रहे हो। देखो किसी ने कहा है, कौन कहा है ये आपको नहीं बताएंगे, लेकिन किसी ने कहा है कि सही उत्तर खोजने से बढ़िया होता है कि गलत उत्तर ढूंढ के छांट दो, गलत उत्तर ढूंढ के छांट दो। ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसको छांट दो। अगर हो ही नहीं सकता, अगर वहीं छट जाए तो जो बचेगा ना वो सही उत्तर ही होगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है। अगर आप किसी भी, देखो हम जो है यहाँ पे एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करते हैं, और हमें पता है कि वहां पे ऑप्शन जो है टिक करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को ही टिक करना इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ भी आपको 10th क्लास में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है इसके भी ऑप्शन टिक करना ही इंपॉर्टेंट है, तो नो मैटर आप आंसर कैसे ला रहे हो, कैसे उसका जो है आंसर जो है टिक कर रहे हो, बस वो आंसर सही होना चाहिए। उसका आंसर टिक करने का तरीका कैसा भी हो चलेगा, ठीक है। तो हम आंसर टिक करने का तरीका बता रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट होगा। ऐसे सॉल्व करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, जो कि आपके पास परीक्षा में समय होगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 119 नंबर सवाल पे चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। यानी कि देखो ध्यान से, जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है, अगर इन दोनों का अनुपात हम लोग निकाले तो एचसीएफ अगर 1 है ना तो एलसीएम जो है 14 गुना है, यानी कि 1 का 14 गुना होगा, तो क्या होगा जी 14 आ जाएगा। यानी कि इस अनुपात में है। कह रहा है कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का जो है जोड़ जो है ना वो 600 है। अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है जी, 14 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे अनुपात में 15 अनुपात आ रहा है। लेकिन सवाल में कहा रहा है ना कि ये जो है 600 के बराबर है, योगफल है जो है जोड़ कितना के बराबर है, 600 के, और हमने अनुपात में जब जोड़ा तो यहाँ पे 15 ही आया। यानी कि अगर एक अनुपात का हम लोग मतलब निकालें तो कितना होगा जी, तो 600 में जो है हम लोग 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60 होगा, यानी कि 40 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक अनुपात का मतलब 40 निकला। तो अगर हम लोग एलसीएम निकालने का प्रयास करें तो देखो 1 का मतलब 40 है, तो 14 का मतलब कितना होगा जी, तो 40 से गुना कर देंगे। तो 14 में 40 से गुना, तो 14 चौका 56, यानी कि 560 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा जी, देखो ध्यान से, तो एक अनुपात का मान 40 है, तो एक अनुपात का मान कितना होगा जी, 40 से ही रह जाएगा, क्योंकि 40 से गुना हमको करना पड़ेगा। तो 1 में 40 से गुना तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा 560 है और एचसीएफ यहाँ पे 40 है। कह रहा है कि यदि एक संख्या जो है 280 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो एक संख्या यहाँ पे जो है 280 है, तो दूसरा संख्या हम लोग अगर x मान लें तो इन दोनों गुणनफल के बराबर होगा। तो कटाओ यहाँ पे 28 दूना के यहाँ पे 56 होता है, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा, तो 40 दूना कितना होगा जी, 80 होगा। यानी कि x का मान यहाँ पे 80 होगा, दूसरी संख्या यहाँ पे 80 रहा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो जी? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे समझे होंगे। 120 नंबर देखो है 23 दशमलव, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 23 दशमलव, हम थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा हो ना तो हम बढ़िया से लिख देते हैं। बढ़िया से मीन्स बढ़िया से, ठीक है। देखो ध्यान से 23.43 और इस पर 12 है, ठीक है, ए है यहाँ पे। तो 23.43 पर 12 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे है क्या चीज, 23.43 इस पर 12 है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको परिमेय संख्या बदलना था 23 43 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो दशमलव का जो है 2 अंक पे जो है पार है, इसका मतलब जो है 2 9 नीचे होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से 43 यहाँ पे है, 43 यहाँ पे, तो इसका जो है देखो ध्यान से अलग जो है 23 है जिस पर 12 नहीं है, तो हमें इसको माइनस भी करना होगा। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और इस तरह से आपका आएगा 23 20 99, और ये हो गया आपका सॉल्व करने का तरीका, जिससे जो है आप ऑप्शन ए टिक कर सकते हो।
कोई विद्यार्थी अगर मेरे जैसा हो तो वो जो है आपको सॉल्व नहीं करेगा, वो सीधे सीधे ऑप्शन पे अटैक करेगा। कैसे ऑप्शन पे अटैक करेगा, देखो ध्यान से, दो गो अंक पे यहाँ पे बार है, अगर दो गो अंक पे बार है मतलब बट्टा के नीचे दो गो 9 आएगा। अगर बट्टा के नीचे दो गो 9 आएगा तो ये जो है एक ही जगह पे है, बाकी कहीं भी जो है बट्टा के नीचे दो गो 9 नहीं है। इस वजह से जो है तीनों ऑप्शन छंट गया, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे जैसा अगर कोई विद्यार्थी हो तो बिना सॉल्व किए भी आंसर पहुंचा देगा। ठीक है, ये होता है, ये होता है एक तरीका जिससे आप सॉल्व करोगे, ये होता है एक तरीका। इस सवाल को हमने बता रखा है, अभी कुछ देर पहले बताया, एक्स के पावर n प्लस 1 का एक गुणक जो है x प्लस 1 है, तो तब क्या होगा जी, n जो है हमेशा एक विषम पूर्णांक होगा, n को विषम पूर्णांक रखना होगा, ये हमने पीछे बताया हुआ। तो आप ना देखो ध्यान से, सोचो कि सॉल्व कैसे किया जा रहा है। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या वैसे तुम सोच सकते हो? क्या सोचने योग्य हो भी तुम? अगर वैसे सोच सकते हो ना, तो आपको बता रहे हैं, कसम से बता रहे हैं कि 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तुम्हारे परीक्षा में देगा ना, उसमें से 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें अगर बनाना होगा ना, तो ध्यान रखना ये 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब से खूब जो 30 से 35 मिनट में तुम बना दोगे रंग के। ठीक है, रंग के तुम 30 से 35 मिनट बना सकते हो, और वो भी लाइने से तुम 50 को क्वेश्चन बना सकते हो, इतना तुम्हारे अंदर क्षमता हो जाएगा। तो बस इसीलिए कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सबसे बेस्ट चैनल है, दुनिया का सबसे बेस्ट चैनल है दुनिया का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो, सब्सक्राइबर न देखने का प्रयास करो कि सब्सक्राइबर कितने हैं। ठीक है, ये मत देखो कि वीडियो पे व्यूज कितना आ रहा है। ठीक है, तुम ये देखो कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, क्या वैसे कोई पढ़ा भी रहा है? कोई नहीं, सारे के सारे लोग बगैती काटने में लगे हुए हैं, तुम्हें गुमराह करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और लोग रीलबाजी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तुम देखो तो इस चैनल पे कोई रील अपलोड कर रहे हैं क्या? हम तुम्हें केवल पढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दे रहे हैं। अगर कंटेंट दे रहे हैं ना, फिर भी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो फिर जो है तुम बेकार हो, तुमसे माने कि बेकार विद्यार्थी कोई हो नहीं सकता। ठीक है, देखो ध्यान से, 122 नंबर क्वेश्चन, 6x के पावर 4y है तथा 12xy है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। तो 6x के पावर 4y और 12xy, इनका HCF निकालना होता है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या निकाल सकते हो उसके फैक्टर में से, वही होता है। इसमें कॉमन क्या निकालोगे, बताओ क्या कॉमन निकालोगे? 6 और 12 में से क्या कॉमन निकलेगा? 6 निकलेगा। भाई 4 को x है, यहाँ पे एगो x है, तो कौगो x कॉमन निकाल सकते हो, एगो x कॉमन निकाल लेंगे। एगो y यहाँ पे है, एगो y यहाँ पे, तो कौगो y कॉमन निकालोगे, एगो y कॉमन निकलेगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम आप 6xy कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो 6xy ही क्या होगा जी, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक होगा। अच्छा, कॉमन निकालने के बाद बचेगा क्या? तो 6 कॉमन निकालिए, 4 को x में से एगो को x कॉमन निकालेंगे, तो x के पावर 3 बचेगा, एगो y कॉमन निकालिए, यानी कि यहाँ पे x क्यूब बचेगा। यहाँ देखो, 6 कॉमन निकाले 12 में से, तो 2 बचेगा, क्योंकि 6 दूना के 12 होता है। x कॉमन निकालिए, y कॉमन निकाले, तो यहाँ पे खाली 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पे HCF जो हमारा आ रहा है ना, 6xy आ रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, अगर समझ गए हो ना तो आगे समझो। है रूट 110 है, कितना है जी? रूट 10 है, 110 नहीं है, 10 है। यहाँ पे रूट 15 है, ये किसके इसमें से बराबर है ये बताना है। तो आप समझा करो ना, समझा करो मेरे प्यारे बबुआ, मेरे कुछ पुचू समझा करो। 10 जो है ना, ध्यान रखना, 2 पच्चे 10 होगा, यहाँ पे समझो। है 15 जो होगा, 3 पच्चे 15 होगा। आप समझा करो ना, एक ही चादर में ले लेते हैं। 2 को 5 के बदले एगो 5 आप निकाल सकते हो। है 2 और 3 यहाँ पे कितना होगा जी, गुना करेंगे तो 2 3 6 होगा, यानी कि 5 रूट 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है ये बताना है। तो क्या है जी, 3 प्लस में रूट 3 इंटू में कितना है जी, 3 माइनस में रूट 3 है। देखो a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो यहाँ पे सूत्र क्या होगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, खाली बीच में प्लस एक बार बीच में माइनस हो तो क्या करेंगे जी, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि पहला का स्क्वायर माइनस में दूसरा का स्क्वायर। तो पहला 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 9 में से 3 घटे तो यहाँ पे 6 होगा, और 6 जो है आपका एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हाँ जी परिमेय संख्या तो है। ठीक है, आप ऐसे जो है समझ सकते हो। आगे समझो ध्यान से, है 1.3 जो है 3.4 को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में बदलना कौन भारी बात है, ये तो 7 दशमलव प्रसार वाला है, तो जैसा है वैसा लिख दो। देखो दशमलव का जो है 2 अंक है जिस पर कोई रेकरिंग नहीं है, जब रेकरिंग नहीं होता यानी कि बार नहीं होता तो उसके बदले 0 देते हैं। बार होता तो 9 देते, लेकिन बिना बार का है तो क्या करेंगे, 0 देंगे एक पर। ठीक है, कटाओ इसको, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12 और 2 सते 14, 2 से कटेगा 50 बार में, यानी कि 67/50 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है।
क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? नहीं, वास्तविक संख्या जो है ध्यान रखना परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, यानी कि सभी परिमेय तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 126 का ऑप्शन ए होगा। देखो ध्यान से, है जो 0.23 है, 2 3 पर एक रिंग है, 12 है। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, 23 जैसे का तैसे लिखेंगे। देखो 2 अंक पे 12 है तो बट्टा में जो है 2 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी लगा लिए, और कुछ यहाँ पे थोड़ी ना करना है जी। आगे देखो ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे आगे परिमेय संख्या 43 बटा जो है 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो ध्यान से, जब भी जो है हर में ना 2 और 5 के रूप में दिया हो तो आप इसका घात देख लेना। यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे घात 3 है, एक जगह घात 4 है, एक जगह घात कितना है जी 3 है। देखो इसमें अधिकतम घात जो है 4 है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जी कि 4 अंक के बाद जो है दशमलव के बाद का अंक नहीं आएगा, 4 अंक बाद जो है अंक रुक जाएगा, 4 अंक पे ही जाकर रुक जाएगा। जो सबसे अधिक पावर होगा ना उसके बाद जो है ध्यान रखना कोई भी जो है अंक नहीं आएगा जब इसको दशमलव में लिखोगे तो, यानी कि जब इसको भाग दोगे ना तो हमेशा ध्यान रखना ये 4 अंक के बाद रुकेगा, क्योंकि इसका अधिकतम पावर यहाँ पे 4 दिख रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो भाग देके चेक भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे चेक नहीं करवाएंगे। बस इतना समझ लो कि अधिकतम घात 4 है तो 4 अंक के बाद जो है यहाँ पे कोई भी अंक नहीं आएगा। ठीक है, 4 अंक तक ही आ सकता है, उसके बाद नहीं आएगा। देखो संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होगा जी। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होता है जी, संख्याओं गुणनफल के। संख्या कितना है जी 50 और 25 है, तो गुना करो, 25 पंजे 125 होता है, 125 को 0 बैठा देंगे यानी कि 1250 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। गुना कर देना है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें। 278 को समझो ध्यान से, 278 को हम लोग ऐसा कौन सा संख्या से विभाजित करें, ठीक है, कि भागफल हमारा 12 आए और शेषफल हमारा जो है 2 प्राप्त हो, शेषफल हमारा 2 प्राप्त हो। किससे विभाजित करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है विभाजित करना है। इसका मतलब जी है, देखो ए का मान दिया है, मुझे बी का मान निकालना है, क्यू का मान दे दिया है, आर का मान दे दिया है, तो हम लोग क्या सूत्र क्या होता है, ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस में आर होता है। ठीक है, ए का मान जो है 278 है, बराबर में बी का मान निकालना है, क्यू का मान यहाँ पे 12 है, प्लस में आर का मान 2 है। तो देखो 2 यहाँ पे ले आके माइनस कर देंगे तो 278 में से 2 घटेगा तो 276 होगा। देखो बी के गुना में 12 है तो कहाँ जाएगा, बट्टा के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे बराबर में बी हो जाएगा। 12 से कटाओगे तो 12 दुना के 24 होगा, 12 3 36 होगा, यानी कि बी का मान यहाँ पे 23 आ जाएगा। ऐसे आप लोग जो है बना सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाने का प्रयास ऐसे ही करोगे, ऐसे ही बनाना भी होगा, दूसरा कोई विकल्प अपनाओगे तो लेट हो सकता है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, तो 6 होता है। फैक्टर तोड़ो 64 का, इसमें 2 का घातांक पूछ रहा है तो 2 से भाग देंगे ना, खाली 32 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 16 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 8 आएगा, 2 से भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे यहाँ पे 2 आएगा। को 2 आया जी, 1 2 3 4 5 6 आया, यानी कि 2 का घातांक जो आएगा ना 64 जो होगा ना 2 के पावर 6 के रूप में आएगा, 2 का घातांक 6 आने वाला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो 0 जो है 1 3 पर रेकडिंग है, तो क्या लिखेंगे जी 1 3 लिख देंगे, दशमलव का जो है 2 अंक पे 12 है तो 2 को 9 लगा देंगे, यानी कि 13/99 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है जी, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, 18 और 72 का जो है आपको मौसा पूछ रहा है, मौसा। ठीक है, तो मौसा किसके बराबर होगा जी, तो मौसा जो होता है सबसे बड़ा से बड़ा संख्या होता है जिससे दोनों संख्याएं कट जाता है। ठीक है, तो 18 और 72 का मौसा क्या 72 बन सकता है, नहीं, क्योंकि 72 से 18 कभी कट ही नहीं सकता, नहीं कट सकता। ठीक है, अब इससे छोटा कौन बचा जी, 18 बचा। क्या 18 से दोनों संख्या कटता है, 18 का 18 हुआ, 18 चौका 72 हुआ। हाँ सर, 18 से तो दोनों कट जा रहा है, अगर दोनों कट गया मतलब यही एचसीएफ होगा, दोनों कट गया मतलब वही एचसीएफ होगा, क्योंकि एचसीएफ जो होता है दी गई संख्याओं को काट देता है, विभाजित कर देता है। इस वजह से क्या होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। √12 का परिमेयकारी गुणांक लिखना है, तो √12 जो है इसका फैक्टर तोड़ोगे तो क्या होगा जी, 2 दूना के 4 4 3 12 होगा। परिमेयकारी गुणांक का मतलब क्या होता है, परिमेयकारी गुणांक का मतलब होता है कि एक ऐसा संख्या से गुना करना जिससे जो है परिमेय संख्या में बदल जाए, परिमेय संख्या में बदल जाए, ऐसा संख्या जो है हमको गुना कर देना है।
तो परिमेय संख्या कम बदलेगा जब अंकों का जोड़ा लग जाएगा। देखो दो दो का जोड़ा लग रहा है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी कि मुझे एक्स्ट्रा में यहाँ पे एक √3 से गुना करना पड़ेगा। अगर √3 से गुना करेंगे तो क्या जी है जो है रूट के अंदर यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब 2 को रूट के अंदर 3 आ जाएगा तो ये भी 3 बाहर निकल जाएगा, 2 भी बाहर निकल जाएगा, तो रूट से बाहर निकलने पर परिमेय संख्या बन जाएगा, यानी कि √3 से ही हमें गुना करना पड़ेगा, इसलिए परिमेयकारी गुणांक कितना होगा जी √3 होगा। तो आप डायरेक्टली याद रखना है कि जब भी परिमेयकारी गुणांक जो है लिखना होगा, ठीक है, तो क्या करोगे, जो भी रूट के अंदर संख्या दिया रहेगा उसका आप लोग फैक्टर तोड़ोगे ऐसे। कितना होगा 6 बार में कटेगा, 2 से यहाँ पे 3 बार में कटेगा। देखो जिसका जोड़ा लग गया उसको छाड़ दो, जिसका जोड़ा नहीं लगा ना, ठीक है, बस उस पर क्या करना जी गुना कर लेना। जितने लोग जितने का जो है जोड़ा नहीं लगा सबको गुना कर लेना और उस पर रूट चढ़ा देना। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे यही हो जाएगा, यही आपका परिमेयकारी गुणांक होगा। अगर ये वाला समझ में नहीं आया था तो आप जो है डायरेक्टली ऐसे याद रख लो, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उस पर रूट चढ़ा देना, बस ये फैक्ट आप लोग याद रख लोगे ना, आप जो है परिमेयकारी गुणांक हमेशा निकाल पाओगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है? शांत दशमलव प्रसार किसका होता है? जिसके हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m के रूप का, या फिर 5 के पावर m के रूप का, या फिर 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर n गुने m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। ठीक है, 81 जो होता है ना उसमें जो है 27 81 होता है, यानी कि जो है 3 का जो है पहाड़ा में आता है, 3 से कटता है। ठीक है, यानी कि इसका जो है फैक्टर में 3 आएगा, तो 3 आएगा तो शांत तो बन नहीं सकता है। 41 अभाज्य संख्या है, इसमें तो इसका फैक्टर ही नहीं निकाल पाओगे 1 और 41 के अलावा। ठीक है, तो ये भी शांत नहीं आएगा। 45 देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है कितना होगा जी 3 15 45 होता है ना, 15 45, यानी कि इसमें भी 3 आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें भी 3 आ रहा है तो ये भी क्या होगा जी शांत नहीं होगा, क्योंकि 3 तो मुझे फैक्टर में चाहिए नहीं, मुझे तो 2 और 5 ही चाहिए। एक ही बचा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो 100 खाली जो 80 है ना 80, ठीक है, इसमें क्या है जी 4 को 2 गुने यहाँ पे 5 है, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है, और 16 का मतलब 4 को 2 होगा, 4 को 2 गुना करोगे तो 16 आएगा, 16 पंजे 80 होता है, यानी कि 2 और 5 के रूप में खाली आएगा। इसका फैक्टर तोड़ोगे तो 2 और 5 के रूप में आएगा। इस वजह से क्या होगा जी ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। 137 नंबर देखो, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है? तो भाई जिसका फैक्टर जो है 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा हर का, ठीक है, वो अशांत होगा। 1 से 21 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका फैक्टर में 11 आ रहा है, मुझे तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अंक ही चाहिए था, तो यहाँ पे 11 आ ही गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी चेक करोगे तो सब 2 और 5 के रूप में आएगा, इसका दूसरा किस संख्या में नहीं आएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है कौन होती है जी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 होती है। अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या, तो 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है जी 0 होता है। ठीक है, सबसे छोटा विषम संख्या कौन होता है? तो 1 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। सबसे छोटा जो है भाज्य संख्या कौन होता है? 4 होता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि सबसे छोटा सम संख्या कौन सा होता है? सबसे छोटा सम संख्या कौन सा होता है? ठीक है, सबसे छोटा सम संख्या कौन होता है? 0 होता है या फिर 2 होता है? जो भी लोग जो है यहाँ पे मौजूद है सभी लोग यहाँ पे कमेंट करने का प्रयास करें, कौन सा है सबसे छोटा यहाँ पे सम संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या इसमें से कौन है? तो जिसका वर्गमूल निकल जाए, 25 का वर्गमूल 5 निकल जा रहा है, यानी कि परिमेय हो गया। ठीक है, इसका नहीं निकलेगा, √2 का नहीं निकलेगा, √3 का नहीं निकलेगा, नहीं हो सकता परिमेय। ठीक है, इसका निकल रहा है परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या इसमें से कौन है जिसका वर्गमूल ना निकले? ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है 29 27 होता है। ठीक है, ऊपर 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि रूट में ही रह जाएगा। रूट में रह गया मतलब अपरिमेय संख्या होगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4। ठीक है, तो परिमेय हो गया है। 2 को 5 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा जी 1 को 5 हो जाएगा। है देखो बार वाला है तो इसको p बटा q के रूप में बदल सकते हैं, मतलब भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ऑप्शन सी को ही देख सकते हैं, केवल ऑप्शन सी क्या होगा जी अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे सवाल में देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल दिया है। a बराबर BQ प्लस r में a का मान 37 है, तो a का मान यहाँ पे 37 रखोगे बराबर में, b का मान जो है 4 है तो b का मान 4 रखोगे गुने, q का मान निकालना है प्लस में, r का मान कितना है जी? r का मान देखो ध्यान से यहाँ पे 1 है, r का मान 1 है। क्या होगा देखो, 1 ले जाके इधर घटाओगे तो बचेगा 36। क्या बचेगा 36, और 36 में देखो 36 बराबर क्या होता है 4 गुने q होगा। तो 4 में हम कितना से गुना कर दे कि 36 आएगा? आपको सर ये 4 में जो है आप 9 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 9 चौका 36 होता है, तो q का मान यहाँ पे 9 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा।
क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखो प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा जी, माइनस होगा। तो 37 में से 1 माइनस करके 36 लिखेंगे, 4 गुने क्यू बचेगा। तो 4 में कितना से गुना करेंगे 36 आएगा आपको सर जी, 9 से। 4 9 36 होता है। तो ऐसे आप जो है बना सकते हो। 156 के अभाज्य गुणनखंड का जो है घातांक क्या होगा, ठीक है। तो घातांक यहाँ पे क्या होगा जी, 156 होगा जी, 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड में जो है घातांक क्या होगा, आपको सर जी घातांक यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, क्योंकि 39 चौका जो है 156 होता है। चौका यानी कि 4 का जो है मतलब होगा 2 के पावर 2, यानी घातांक यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। आप ऐसे जो है फैक्टर तोड़ सकते हो, 156 का जो है फैक्टर तोड़ो। इसमें आपको 2 का घातांक देखना है ना, तो खाली 2 से भाग दो। 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से कटने वाला 2 से भाग दो। 2 3 6, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा तो छोड़ दो इसको। इसमें जो है 2 ही को 2 आया, यानी कि जो है 2 के पावर 2 आएगा, तो 2 का घातांक यहाँ पे 2 ही रहेगा। ऑप्शन ए होगा। पूरा आपको फैक्टर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या इसमें से नहीं है, अपरिमेय संख्या इसमें से कौन नहीं है, ठीक है रूट में है अपरिमेय होगा, रूट में है अपरिमेय होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय में है, ठीक है। देखो ये जो 12 है ना, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, रूट 3 का भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है रूट 12 जो है ना, रूट 3 गुने रूट 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 12 ही होता है, और नीचे को रूट 3 है नहीं है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, और 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 होता है, यानी कि इसका वर्गमूल निकल पा रहा है। अगर इसका वर्गमूल निकल पा रहा है तो ऑप्शन जो है डी क्या होगा जी, परिमेय हो जाएगा। ये अपरिमेय नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो 144 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, 105 यहाँ पे है, ठीक है, और इसको p बटा जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिखा गया है। 105 का मतलब हुआ दशमलव में 105 है, देखो दशमलव जो है 3 अंक है ना, तो नीचे जो है 3 गो जीरो होगा। अब इस बात को हमने बताया हुआ था कि 3 गो जीरो का मतलब जो होगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 होगा, ठीक है, यानी कि 3 गो 2 या 3 गो 5 मिलकर जो है 3 गो जीरो बनाएगा। अब 105 जो होता है ना 5 से कटता है, 21 25 105 होता है, तो इसमें भी एगो 5 काट देंगे तो क्या होगा जी, 5 के पावर 2 बचेगा, यानी 21 बटा जो है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 बचेगा, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, इस रूप में बचेगा। एगो 5 से दोनों काटेंगे तो 3 गो 5 अगर है, एगो 5 काटेंगे तो 2 गो 5 बचेगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो 21 बार में बटेगा, ठीक है, 21 25 105 होता है, तो 21 बटा 2 के पावर 3 5 के पावर 2 आएगा, 5 से कटाना है केवल, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें से परिमेय संख्या आखिर कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। रूट के अंदर है, नहीं परिमेय संख्या होगा, रूट में है, परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन 100 का वर्गमूल जो है 10 निकल जाता है, और 10 10 मिलकर जाए यहाँ पे 20 होगा, तो 20 क्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 का वर्गमूल निकल जाता है, इस वजह से परिमेय संख्या हो गया। शांत दशमलव प्रसार किसका होगा, तो जिसके हर का भाज्य गुणनखंड में जो है 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ भी संख्या ना आए, ठीक है। देखो उदाहरण से 3 से 25 3 75 होता है ना, 1 बटा 25 होगा, तो ये भी शांत हो जाएगा ना, क्योंकि इसका भाज्य गुणनखंड कितना होगा जी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी शांत हो गया। और ये कौन है जी, देखो 1600 भी हो जाएगा भाई, 1600 भी तो हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है 16 में 4 को 2 आता है, और 2 को 0 में 2 को 2 आएगा, यानी कि 6 को 2 होगा, और 2 को इसमें 5 होगा। 1600 का वर्गमूल निकालोगे ना तो 6 को 2 फैक्टर निकालोगे ना तो 6 को 2 आएगा, 2 को 5 आएगा, यानी कि ये भी आपका जो है शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो भाई 2 2 को हो गया, 88 जो होगा 11 8 88 होता है, ठीक है, 11 आ रहा है मतलब शांत तो नहीं हो सकता है। हैदराबाद से ई जो है 3 7 21 होता है, ठीक है, 3 आ रहा है मतलब शांत तो नहीं हो सकता है। 2 को नहीं हो सकता है, 2 को हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही करें जी, दोनों हो सकता है। तो अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो पहले ई वाला शांत हो रहा, तो ऑप्शन ए ही आपको सही रखना पड़ेगा, ऑप्शन डी को गलत मान के चलना पड़ेगा, हालांकि ये भी शांत है, ये भी शांत है, दोनों का दोनों जो है ऑप्शन शांत है, दोनों का दोनों, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे देखो 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए, ठीक है, 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखो ध्यान से, 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा ए गुने बी लौसा ए गुने बी बटा ए बी किसके बराबर होगा। तो आपको पता है ना कि 2 को संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके कैसे जी, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि HCF और LCM गुणनफल जो होगा वो इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। और नीचे तो यहाँ पे ए बी ही नहीं है, ए बी से बी काटोगे तो एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखो ऊपर और नीचे वाला दोनों का दोनों बराबर ही है, दोनों का दोनों बराबर ही है, क्योंकि मौसा और लौसा जो होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों बराबर है, बराबर को बराबर से काटोगे तो एक बार में कट जाता है,
एक बार में कट जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। देखो ध्यान से 148वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जो एक के अलावा दूसरा की संख्या से नहीं कटे, यानी कि उसका HCF जो है वो एक होना चाहिए। है देखो तो है 7 दूना के 14 होगा, 7 5 35 होगा, ये दोनों 7 से कट जाता है, मुझे केवल एक से कटने वाला संख्या चाहिए। है देखो 13 कम 13, 13 चौका 52 होगा, यानी कि 13 से कट जाता है, मतलब ये भी संख्या नहीं होगा। है देखो 21 कम 21, 21 चौका 84 होता है, यानी कि ये 21 से कट रहा है, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं, सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ठीक है 18 25 जो है एक के अलावा दूसरा की संख्या से नहीं कटेगा, तो इसलिए होगा जी ऑप्शन जो है बी होगा। 18 25 को काट के देखो, आपको जो 25 जो है 5 से कटता है, तो भाई खाली 25 5 से कट रहा है, 18 5 से नहीं कट रहा है। अब वैसे 18 2 से कट रहा है, यानी कि जो है खाली 18 ही 2 से कट रहा है, 25 2 से नहीं कटेगा। इस वजह से ध्यान रखना है दोनों का दोनों जो है कटना चाहिए, तो दोनों का दोनों एक से ही कट सकता है। ठीक है, तो ये सहअभाज्य संख्या होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 49वां सवाल देखो 149, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक बोले तो जो है भाज्य संख्या, कौन इसमें से भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जो एक और समय के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। तो 21 जो होता है ना वो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 21 से भी कटता है, एक और समय के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, मतलब ये क्या होगा जी यौगिक संख्या होगा। 11 जो है 1 और 11 से खाली कटता है, 31 1 और 31 से कटता है, 41 1 और 41 से कटता है, यानी कि तीनों के तीनों जो है ये प्राइम नंबर यानी कि रूढ़ संख्या यानी कि अभाज्य संख्या है। इसमें कौन अभाज्य संख्या है, तो 31 अभाज्य संख्या है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 31 से कटेगा, हमने अभी यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो 1 और स्वयं से कटेगा तो यह अभाज्य संख्या होगा। दो संख्याओं का मौसा जो है 27 है और लौसा 162 है, उनमें से एक वो संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखो मौसा और लौसा का जो गुणनफल होगा 27 और 162 का जो गुणनफल होगा वो हमेशा बराबर होगा दोनों संख्या गुणनफल। एक वो संख्या 54 है ना, दूसरा संख्या आपको निकालना है, यानी कि x मान सकते हो। 27 से 2 बार में 54 कटेगा और 2 से जो है 81 बार में कटेगा, यानी कि x का मान 81 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है डी होगा। दूसरी संख्या आपका 81 है। संख्या है 12 15 और 21 का जो है मौसा क्या होगा। मौसा वह संख्या होता है जिससे जो है क्या होगा जी तीनों संख्या कटेगा और सबसे बड़ा संख्या होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा संख्या तो 7 है, क्या 7 से तीनों कटेगा नहीं, 7 के पार हमें तो 12 आता ही नहीं है, यानी कि 7 से तो नहीं कट रहा है। इससे छोटा कौन है जी 5 है, क्या 5 से तीनों कट रहा है, देखो 5 के पार हमें 12 तो आता ही नहीं है, यानी कि 5 से भी नहीं कटेगा। इससे छोटा कौन है जी 3 है, क्या 3 से तीनों संख्या कट रहा है, हाँ जी 3 चौका 12 होगा, 3 5 15 होगा, 3 7 21 होगा, 3 से तो कट जा रहा है, मतलब HCF हमारा यही होगा। ठीक है, ऐसे आपको निकालना होगा, सोचना होगा। एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होगा जी हमेशा वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलाकर के वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे देखो ध्यान से, है बट्टा के रूप में है मतलब परिमेय संख्या होगा। अच्छा वहीं अगर बात करें ना पाई जो होता है ना अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो पाई अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन 22/7 जो बटा के रूप में दिख रहा है ये परिमेय संख्या होता है। इसका देखो परिमकारी गुणांक जो है पूछ रहा है। परिमकारी गुणांक में क्या बताया था कि पहले फैक्टर तोड़ लेना, तो जो है देखो ध्यान से यहाँ पे जो है 80 का अगर फैक्टर तोड़ोगे ना, देखो ध्यान से 2 से कटेगा, कितना होगा जी 40 बार में कटेगा। 2 से काटोगे 20 बार में, 2 से काटोगे 10 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में। तो देखो ध्यान से 2 का तो जोड़ा लग रहा है लेकिन 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो जिसका जोड़ा नहीं लगता है बस उसी पर रूट चढ़ा देना होता है, यही आपका परिमकारी गुणांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिमकारी गुणांक कितना होगा जी डी हो जाएगा। परिमेय संख्या बनाने के लिए जिस संख्या से गुना करना हो उसी को परिमेयकारी गुणांक कहते हैं, यानी कि जो है भाई 5 को परिमेय संख्या बनाना है ना, तो एक √5 से गुना करना पड़ेगा, तो ही जाकर होगा जी परिमेयकारी गुणांक बनेगा, तो √5 हो जाएगा। तो आपको ये बात हमने बता दिया है, इस टेक्निक को ध्यान रखिएगा। दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा 15,625 है, उनका लौसा जो है 25 है, मौसा पूछ रहा है। लौसा 25 है, मौसा पूछ रहा है। भाई साहब देखो इस सवाल में ब्लंडर मिस्टेक है, सवाल गलत है, सवाल गलत है। ठीक है, देखो ध्यान से एक फैक्ट जान लो, फैक्ट जान लो, सवाल ही गलत है। कभी भी ध्यान रखना है एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम वो उसके HCF से बड़ा होगा। वो HCF से क्या होगा जी हमेशा बड़ा होता है, HCF से हमेशा ही बड़ा होगा। ठीक है, और ध्यान रखना दूसरा फैक्ट, ध्यान रखना दूसरा फैक्ट, एलसीएम ध्यान रखना है, एलसीएम हमेशा HCF से भाग लग जाता है। HCF का गुना जो होता है, गुणज मतलब बोले तो कैसे जी HCF से जो है पूरा का पूरा विभाजित होगा, HCF से LCM जो है पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। LCM जो होगा HCF से पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा, और LCM HCF से हमेशा बड़ा भी होगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे जो है लौसा 25 है, अगर हम लोग सूत्र लगाते हैं देखो ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा उसके LCM और HCF के गुणनफल से बराबर आएगा। ये भी जो है यहाँ पे दो संख्या गुणनफल जो है वो 15,625 दिया है,
15,625 दिया है। यहाँ पे देखो एलसीएम जो दिया है ना, लॉसा जो दिया है वो 25 दिया है, अगर लॉसा यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे एचसीएफ का मान निकाल तो लोगे, इस सूत्र से निकाल लोगे, 25 से कटाओगे ना, 25 छक्का 150, आप 25 से कम 25 होगा, 25 गुना का 50 होगा, ठीक है, और फिर 25 से कम क्या होगा जी, यहाँ पे 25 25 125 होगा, यानी कि 625 आया, यानी कि एचसीएफ यहाँ पे जो है 625 आ गया। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? आप कहोगे नहीं सर नहीं है, ठीक है। देखो एलसीएम यहाँ पे 25 दे रहा है और आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, मौसा पूछ रहा है, तो क्या मौसा 625 हो सकता है क्या? मौसा 625 हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, मौसा जो है 625 नहीं हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ जो है एलसीएम से छोटा ही होगा, 25 से छोटा ही मौसा आना चाहिए। ये गड़बड़ बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लंडर मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ध्यान रखना कि यहाँ पे लौसा ना दे करके यहाँ पे मौसा देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था? मौसा देना चाहिए था। यहाँ पे मौसा ना पूछ के जो है लौसा पूछना चाहिए था, लघुत्तम समापवर्तक पूछना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना यही मिस्टेक है, दूसरा कुछ मिस्टेक नहीं है। हालांकि जो है इस सूत्र से आप लोग सॉल्व करके आंसर टिक कर सकते हो, इस सवाल में बस मिस्टेक है। अब देखो हमने आपको जो है यहाँ पे सवाल में मिस्टेक तक बताया। पता है आप इस क्वेश्चन को ना किसी और टीचर के मुंह से पढ़ोगे ना, चाहे किसी और टीचर से जाकर पढ़ोगे, चाहे 2 मिलियन क्यों ना फॉलोअर्स हो उसको, ठीक है, 5 मिलियन ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्या करेगा वो? ऐसे सॉल्व करेगा और ऐसे 625 बता के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इस मिस्टेक को कभी सुधारेगा नहीं, हो नहीं सुधारेगा, क्योंकि उसके पास उतना क्षमता ही नहीं कि उस गलती को पकड़ सके। बात समझ पा रहे हो ना जी? तो ये जो चैनल है ना, ये आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेगा, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मतलब बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, इस बात को ध्यान रखना। 157 जो होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है कि 2 होता है। अगर सबसे छोटी यौगिक संख्या पूछता है, यानी कि भाज्य संख्या पूछता है, तो ध्यान रखना 4 बताते हैं, 4, ठीक है। यौगिक या भाज्य पूछता तो 4 बताते हैं, ठीक है। अगला देखो ध्यान से 158 नंबर, इसमें कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या इसमें से कौन सा है? तो देखो ध्यान से, ये तो रूट के अंदर है, नहीं निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा बाहर, ठीक है। देखो ध्यान से 5 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 25 का वर्गमूल तो 5 निकल रहा है, रूट में ही रह जाएगा, इस वजह से क्या होगा जी, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। 81 का वर्गमूल यहाँ पे 9 होता है, यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें से अपरिमेय संख्या कौन है? देखो जो बार वाला होता है ये तो p बटा क्यू के रूप में बदलेंगे, यानी कि परिमेय हो जाएगा। 196 जो होता है 14 का स्क्वायर होता है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, 9 चौका 36 होगा, रूट अंदर कितना होगा जी, यहाँ पे ऊपर जो है 36 होगा, और 27 3 81 होता है, तो नीचे 81 होगा। 36 का वर्गमूल 6, 81 का वर्गमूल 9 होता है, यानी कि ये भी जगह होगा जी बट्टा में है निकल गया, ठीक है, रूट से बाहर निकल गया, मतलब ये भी परिमेय संख्या होगा। है देखो इसका क्या होगा जी, 5 में 10 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 जो है इसका वर्गमूल निकालेगा वो तो नहीं निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इस वजह से क्या होगा जी, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन जो है डी क्या है जी, सही उत्तर है, ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है। ये 150 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा निकालोगे तो कैसे निकाल पाओगे? तो देखो ध्यान से, 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का कितना होता है, 5 का 50 ना होगा जी, ये देखो हमने गलती कर दिया है, 10 पचे 50 होगा ना, ठीक है। 50 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा जी, देखो 5 गुने 5 गुने 2 होता है, 50 25 25 दुना का 50 होगा, ठीक है। 2 का 5 का वर्गमूल, 1 का 5 निकलेगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 5 रूट 2 है, तो रूट में ही रह गया, इस वजह से ही अपरिमेय संख्या होगा, ऐसा होगा। यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे, 5 में 10 से गुना करें तो 150 नहीं 50 होगा, 10 पचे 50 होता है, ठीक है। हम पता नहीं 150 कैसे लिख दिए थे, आई डोंट नो। देखो यहाँ पे जो है बार वाला संख्या है, जो 3 4 पर बार है, अगर 3 4 पे बार है तो आपको पता है कि दशमलव जो है जितने अंक को बार रहेगा उतना को नीचे 9 लिखेंगे, 34/99 जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। बाकी को टैकल करने की आवश्यकता नहीं है। 15 और 105 का जो है मौसा पूछ रहा है। मौसा वह संख्या होता है जिससे दोनों संख्या कटना चाहिए। क्या 105 से जो है दोनों संख्या कटेगा? नहीं कटेगा। इससे छोटा कौन है जी? 15। 15 से कटेगा? 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, 15 से तो कट जा रहा है, इतनी क्या होगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा से बड़ा संख्या लेना है। 5 और 3 से कटेगा फिर भी नहीं लेंगे, ये जो है छोटा संख्या इस वजह से नहीं लेंगे, ठीक है। 15 से तो छोटा ही है ना, इस वजह से इसको नहीं ले सकते, इससे भले कट जाए लेकिन नहीं लेंगे। सबसे बड़ा से बड़ा संख्या लेना है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है? शांत दशमलव प्रसार किसका है? तो जिसके हर का भाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। 300 जो है ना 3 गुने 100 होता है,
यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 आएगा ही आएगा, मतलब ए तो शांत नहीं हो सकता है। 1 से 21 होता है 11 का स्क्वायर होता है, इसमें 11 आ रहा है, मतलब ए भी नहीं हो सकता है। 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, इसमें तो 7 आ रहा है, ए भी नहीं हो सकता है। तो बचा एक एगो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ए भी क्या होता है जी, 40 जो है ध्यान रखना, 8 बचे 40 होता है, 8 पचे 40, 8 का मतलब 3 गो 2, यहाँ पे जो है 5, 8 पंजे 40 होगा। तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आ रहा, मतलब यही शांत होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से 163 नंबर सवाल को 360 का जो है यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है इस रूप में, ठीक है। आपसे p प्लस क्यू माइनस आर का मान पूछ रहा है, तो आप सिंपल सा जो है 360 का फैक्टर तोड़ लो। देखो अगर मेरे से कोई पूछेगा ना, मेरे से कोई पूछेगा तो हम डायरेक्टली बताएंगे उसको, ठीक है, कि इसमें जो है 3 गो 2 आएगा, ठीक है। इसमें जो है ध्यान रखना यहाँ पे जो है वैसे 3 जो है 2 गो आएगा और 5 यहाँ पे 1 गो आएगा। देखो अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप ऐसे कर सकते हो, हमने कैसा किया वही बताएंगे। 2 से काटोगे 180 आएगा, 2 से काटोगे यहाँ पे कितना आएगा जी, यहाँ पे 90 आएगा, 2 से काटोगे 45 आएगा, फिर 3 से काटोगे यहाँ पे 9 आएगा, 9 करें 15 या 45 होता है, फिर 3 से काटोगे 5 आएगा। तो 3 गो 2, 2 गो 3 आएगा 5 आएगा, 3 गो 2, 2 गो 3 आएगा 5 आएगा। हमने कैसे किया मौखिक, तो देखो ध्यान से 360 है ना, इसको हमने तोड़ा, कैसे तोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से 36 जो होता है 4 गुने 9 होता है, आज देखो एक को 0 है मतलब 10 है। और आपको पता है कि एक को 0 बनाने के लिए एक को 2 एक को 5 आता है, 4 में ध्यान रखना 2 गो 2 है, और 9 में जो है 3 गो 2 है, कैसे 2 को जो है 3 है, ऐसे कर देंगे। तो हमने ये बात जो है सोचा दिमाग में, तो हमें क्या पता चला कि 2 गो 2 यहाँ पे एक गो 2 यहाँ पे मिलके जो है 3 गो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 गो 3 है, यहाँ पे 1 गो 5 बचेगा ही बचेगा। तो हमने इस तरह से फैक्टर तोड़ा, ये मेरे दिमाग में ऐसा चला और इसके हिसाब से हमने ऐसा लिखा, ठीक है। तो आप जो है ऐसे सोच सकते हो, सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, सोच सकते हो। अब जरा सा कंपेयर पे आते हैं, कंपेयर पे 2 के पावर p है, यहाँ पे तो 2 के पावर 3 आ रहा है, यानी कि जो है p का मान क्या होगा, 3 होगा। तो p का मान यहाँ पे 3 रख लेते हैं, p का मान हमने 3 रख लिया। 3 के पावर q है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, मतलब q का मान क्या होगा, q का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो q का मान देखो, q का मान यहाँ पे 2 रख लेते हैं, माइनस r होगा, 5 के पावर r है, यहाँ पे 5 के पावर कुछ नहीं था मतलब 1 है, यानी कि क्या होगा जी, r का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो r का मान हम लोग 1 रखेंगे, तो 3 और 2 5, 5 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी, 4 होगा। तो 163 का जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा कि इसमें से आसान तो किसका दशमलव प्रसार है, तो आप खुद सोचो ना, 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर मतलब जो है 2 गुने 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 दुना के 14 होता है, यानी कि इसमें 7 आ रहा है फैक्टर में। अगर फैक्टर में 7 है मतलब क्या होगा जी, ये अशांत हो जाएगा, तो बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, रूट अंडर 81 है, 81 का वर्गमूल 9 होता है और बटा में 2 है। देखो बटा में संख्या है मतलब क्या जी, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। 181 करें, 81 का वर्गमूल 9 होगा, 2 नीचे है, 9 बटा 2 जो कि परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बस लास्ट पेज है, ठीक है। और इसके बाद जो है कोई अब क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, कितना देर अभी तक पढ़ा दिए जी, अभी तक हमने जो है 1 घंटा पढ़ाया है। देखो 1 घंटा में इतना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा दिए, 1 घंटा में इतना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा दिए। जरा सा सोच सकते हो कि 1 घंटा में कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। 192 के अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 192 का जो है यहाँ पे 2 से क्या करो जी, फैक्टर निकालो। 2 9 18 होगा, 2 6 12 होगा, ठीक है। 2 से काटोगे कितना आएगा जी, यहाँ पे देखो 2 चौका 8, यहाँ पे 2 8 16 होगा। फिर 2 से काटोगे 24 दुना 48, फिर 2 से काटोगे 12 दुना के 24, फिर 2 से काटोगे कितना होगा, 6 दुना के 12, फिर 2 से काटोगे 3 आएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 2 आ रहा है, यानी कि जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 6 गो 2 आएगा। यहाँ पे देखो ए का मान 72 दिया है, क्यू का मान 8 दिया है और आर का मान यहाँ पे जो है 0 दिया है, शेषफल यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो आपको जो है बी का मान बताना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ए का मान हम लोग 72 रखेंगे, 72 रख लिए, ए का मान 72 रखेंगे ना, ध्यान रखना। बी और क्यू, तो बी का मान तो हमें निकालना है, लेकिन क्यू का मान हमें 8 दिया है, तो क्यू का मान हमें 8 रख देंगे, प्लस में शेषफल यहाँ पे 0 है, आर का मान 0 है, तो शेषफल यहाँ पे आर के जगह पे 0 रखेंगे। 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा क्या आपको, सर जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 को हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बी के गुना में 8 है तो कहाँ जाएगा, बटा के नीचे जाएगा, तो 8 से 72 9 बार में कटेगा, यानी कि बी का मान 9 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, शांत उसी का होगा जिसके हर का भाज्य गुणनखंड कितना के बराबर होगा जी, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आएगा, ठीक है। 15 जो होता है 3 5 15 होता है, ये तो 3 इसमें आ रहा है, नहीं हो सकता शांत,
ठीक है 60 देखो ध्यान से, 20 60 होता है, 20 60 होता है 3 इसमें आ रहा है, मतलब नहीं हो सकता है। 2 और 5 का दूसरा कोई संख्या नहीं चाहिए है। देखो 35 जो होता है 35 वो क्या होता है, ये 7 5 35 होता है, इसमें तो 7 आ रहा है, मतलब ये भी शांत नहीं हो सकता है। बचा है एगो विकल्प, ऑप्शन भी हो जाएगा है। 160 का जब फैक्टर आप लोग तोड़ोगे ना, 160 का फैक्टर तो 2 के पावर 5 गुने 5 आ जाएगा। 32 25 160 होता है, 32 में जो है 5 को 2 आता है, ठीक है, 2 के पावर 5 गुने 5 होगा। इसका फैक्टर आप लोग तोड़ सकते हो ऐसे, 160 का फैक्टर ऐसे 2 से काटोगे, कितना आएगा जी, 5 को 2 को 5 आएगा, ठीक है। तो खाली 2 और 5 के रूप में आ रहा है, मतलब शांत होगा। क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक कौन नहीं होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं मतलब सम पूर्णांक खोजना है। अगर सम पूर्णांक आपको खोजना है मतलब जो है 2 से कटेगा वो, अगर 2 से कटने वाला संख्या है तो कौन सा होगा है। देखो इसमें एक तो 2 से नहीं कट सकता है देखो है, 2 से 8 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, यानी कि 2 से कटने वाला यही है, तो यही सम होगा है। देखो इसमें 3 नहीं कटेगा 2 से, इसमें 7 नहीं कटेगा 2 से, यानी कि 2 इधर जो है एगो नहीं कटेगा, तो ये सम संख्या नहीं होगा, ठीक है। हाई वाला जो है सम संख्या होगा। 8 के प्लस में 4, क्योंकि 2 से दोनों कट रहा है, 8 भी कट रहा है 2 से, 4 भी 2 से कट रहा है, इसलिए सम होगा, ठीक है। विषम पूर्णांक नहीं है, नहीं है मतलब सम पूर्णांक खोजना है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा हमने याद करवाया था कि 2 होता है। देखो ध्यान से, जैसे 2 और 4 जो है दोनों सम संख्या लगातार वाला, तो इसके बीच गैप कितना है, 2 है, और 2 से सम संख्या कट ही जाता है, इसलिए एचसीएफ इसका जो है हमेशा 2 आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ हमेशा 2 आएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होगा, तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। इसे देखो ध्यान से, 2 जो है वो परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ेगा तो क्या होगा जी, अपरिमेय होगा, क्योंकि √3 के चलते ही अपरिमेय हो जाएगा पूरा का पूरा, तो अपरिमेय संख्या के चलते ही अपरिमेय होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 86 70 दे दिया, 2 को संख्या का जो गुणनफल है, ठीक है, वो 86 70 दिया है। उनका एचसीएफ जो है 17 है, ठीक है। क्या होगा जी, यहाँ पे एचसीएफ जो है 17 दिया है। देखो ध्यान से, 2 को संख्या का जो गुणनफल होगा, ठीक है, उसके किसके बराबर होगा जी, तो उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो एचसीएफ यहाँ पे 17 है और आपसे यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम का जो है गुणनफल के बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए 17 से भाग देना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, 86 70 बट्टा 17 हो जाएगा, बराबर में एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 17 से काटोगे, 17 5 85, 17 कम 17, यानी कि जो है एलसीएम 510 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है, जो कि क्या है जी, ऑप्शन डी है। 173 नंबर देखो, इसमें से परिमेय संख्या आपको बताना है कौन सा परिमेय संख्या होगा। तो 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 होगा, रूट के अंदर 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10, यानी कि जो है ये परिमेय संख्या बन गया। देखो 25 और 25 जोड़ेंगे तो √50 होगा, 25 और 25 जोड़ेंगे तो √50 होगा, 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा मतलब ये अपरिमेय होगा। 49 और 49 यहाँ पे 98 होगा, 98 का वर्गमूल नहीं निकलेगा मतलब ये भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय था ही। 36 36 72 होगा, 72 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा जी, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखो 130 का जो है यहाँ पे फैक्टर दिया है 15 गुने 8 प्लस में 10 दिया है। देखो 15 का फैक्टर दिया है 5 गुने 3 प्लस में 0 दिया, 5 15 0 जोड़ेंगे। मौसा पूछ रहा है 130 और 15 का, तो नियम तो यही कहता है कि जिस समय शेषफल 0 हो उस समय जिससे भी भाग दिए रहेंगे, ठीक है, जिससे भी भाग दिए रहेंगे वही एचसीएफ होता है। तो 5 से भाग दिए तो 5 ही हमारा एचसीएफ है। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो है क्रमबद्ध रूप से नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे जो है निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 130 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ वह संख्या होता है जिससे दी गई संख्या पूरा पूरा कटती है, ठीक है। क्या 130 से कट जाएगा आपको, सर जी 130 से 130 तो कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, यानी कि एचसीएफ तो एल का चाहिए 130 नहीं बन सकता। 15 से काटेंगे तो 130 तो नहीं कटेगा, 15 के पार में 130 नहीं आता है, तो मतलब क्या होगा जी, ये भी नहीं कटेगा 15 से। इसका जो है छोटा संख्या कौन बच रहा है जी, 8 बच रहा है। 8 से 130 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ना ही 8 से जो है 15 कट रहा है, मतलब 8 भी नहीं हो सकता है। तो ये को बचा खाली 5, और 5 से देख रहे हैं कि 130 भी कटता है, कितना बार कटेगा जी, 5 9 10 और 5 6 30, यानी कि 16 बार में कटेगा, ना 26 बार में कटेगा। 5 9 10 5 6 30, 26 बार में कट रहा है, तो 5 के पारा 26 बार पड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। 5 3 15 3 बार में कट जा रहा है, तो 5 से दोनों संख्या को काट रहा है, मतलब यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो या फिर ऐसे जो है डायरेक्टली एचसीएफ निकाल के भी सोच सकते हो, ठीक है। 175 नंबर यहाँ पे देखो, p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, तो 0.67 को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 0.67 को आखिर क्या लिखेंगे, तो 6 7 यहाँ पे जैसे तैसे होगा, दशमलव जो है 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 बचेगा। अब देखो 1 पर 2 0 का मतलब जो है इसमें 2 को 2 और 2 को 5 लगेगा, तब जाकर 2 0 बनेगा, यानी कि 67/2 को 2 और 2 को 5 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। क्योंकि दशमलव जो है 2 को अंक होने के बाद 2 को 0 आएगा ना नीचे,
और 2 को 0 बनाने के लिए 2 को 2 और 2 को 5 लगेगा। ये नियम जो है हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है ना तो प्लीज जाकर देखें। बस यही सवाल है, लास्ट खत्म हो गया। देखो 0 जो है 4 9 पर 12 है, इसको कैसे लिख सकते हो? तो 4 9 पे अगर 12 है ना तो क्या करोगे जी, 0 जो है 4 9 को क्या लिखोगे जी, 4 9 है 12 है तो 2 को अंक पे 12 है तो 2 को 9 लिखेंगे, यानी कि 49/99 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय वही होगा जो वर्गमूल जिसका नहीं निकलेगा। 49 का वर्गमूल 7 निकल गया, परिमेय होगा। 36 का वर्गमूल 6 निकल गया, परिमेय होगा। 16 का वर्गमूल 4 निकल गया, परिमेय होगा। 27 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है जी, ये अपरिमेय संख्या होगा। देखो ध्यान से यहाँ पे इस सवाल को समझो बढ़िया से। ए का मान यहाँ पे है कितना जी, 2 के पावर 3 गुने 3 है, ठीक है, यहाँ पे ए का मान लिख लिए। बी का मान देखो ध्यान से 2 गुने 3 है, बी का मान 2 गुने 3 है, 2 गुने 3 हो गया। सी का मान 3 के पावर n गुने 5 है, सी का मान 3 के पावर n गुने यहाँ पे 5 है। एलसीएम जो दे दिया है वो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2, देखो ध्यान से एलसीएम क्या दिया है, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 दिया है। देखो एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम जो है ध्यान रखना, सबसे अधिकतम पावर को हम लोग लिखते हैं। 2 के पावर 3 यहाँ पे एगो 2 है, तो अधिकतम पावर यहाँ पे 2 के पावर 3 है, इस वजह से यहाँ पे 2 के पावर 3 एलसीएम में शामिल किया गया। देखो ध्यान से एक जगह यहाँ पे 5 है, बाकी कहीं पे 5 नहीं है, तो अधिकतम जो है एक ही जगह 5 आया, तो इसलिए 5 को एक बार शामिल किया गया। तो यहाँ पे 3 के पावर 2 कब आया होगा, जब इधर जो है 3 के पावर 2 जो है कहीं ना कहीं सबसे अधिक आया होगा। देखो यहाँ पे 3 के पावर 2 है क्या, नहीं, यहाँ पे 3 के पावर 2 है क्या, नहीं है, यानी कि जरूर यहाँ पे ही 3 के पावर 2 रहा होगा, यहीं पे 3 के पावर 2 रहा होगा, इस वजह से जो है यहाँ पे एलसीएम में 3 के पावर 2 आ रहा है। ठीक है, आपको चीज सर, यानी कि n का मान यहाँ पे जो है 2 रखना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो n का मान यहाँ पे पूछ रहा है, n का मान ही यहाँ पे 2 होगा। तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि 3 के पावर 2 एलसीएम में आया कहां से, तो कहीं ना कहीं इसमें 3 के पावर 2 आना चाहिए। यहाँ पे तो एक ही बार है, यहाँ पे एक ही बार है, ठीक है, तभी तो फिक्स है, इसमें तो 2 नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 के पावर n था, यानी कि जरूर n के जगह पे 2 रहा होगा, तभी जाके एलसीएम जो है 3 के पावर 2 आ रहा है, इसलिए n का मान यहाँ पे 2 हमें लिखना पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। इसे गुणनफल निकालना है, इन दोनों गुना करना है। तो देखो भाई a प्लस में b है और a माइनस में b है, जब दोनों गुना करेंगे तो सूत्र क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। तो देखो ध्यान से एक जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस में b के पे √5 है तो √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 9 में से 5 घटे तो 4 होगा, 4 का वर्ग 4 का है जी, यहाँ पे परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझो ध्यान से यहाँ पे कि P और Q अभाज्य संख्या है, तो इसका जो है मौसा आपसे पूछ रहा है। मौसा में हमने बताया था कि कॉमन निकालना होता है, सबसे अधिक क्या कॉमन आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पे 3 गो P है, यहाँ पे 2 गो P है, तो क्या कॉमन निकाल सकते हो, अधिकतम 2 गो P कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एगो Q है, यहाँ पे एगो Q, तो एगो अधिकतम Q निकाल सकते हो कॉमन, तो यहाँ पे P स्क्वायर Q यहाँ पे बचेगा, यही हो जाएगा। जो अधिकतम कॉमन निकाल सकते हो वही आपका एसएफ होगा। अच्छा कॉमन निकालने करो क्या बचेगा जी, 3 गो P में है तो 2 गो P कॉमन निकालने पर एगो P बचेगा, Q एगो था एगो निकाल ही लेते कुछ नहीं बचेगा, है P स्क्वायर निकाल लिए, Q भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, अधिकतम हमने कितना निकाला जी, P स्क्वायर Q निकाला, तो यही क्या होगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछ रहा है, तो 234 को क्या करेंगे जी, हम लोग 234 का जो है खाली 3 से भाग करेंगे, 3 का घात पूछ रहा है तो 3 से ही खाली भाग करना है। 3 7 21, 3 8 24, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 गुना का 6, 3 6 18, अब 3 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 को 3 आएगा, तो 3 का पावर कितना होगा जी, 2 होगा, 3 का पावर यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि 2 ही को 3 आ रहा है, 2 ही को 3। ठीक है, बाकी कितना आएगा मुझे नहीं फर्क पड़ता है, 3 का घातांक चाहिए ना, 3 से ही हम भाग देंगे, इस दूसरा किससे अंक से भाग नहीं देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ पे पहला चैप्टर जो है समझ में आया होगा, द एंड ये खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है सेकंड चैप्टर अगर आपको देखना है, थर्ड चैप्टर देखना है, चाहे कोई और सब्जेक्ट का जो है देखना है, तो आप सीधे सीधे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जो है आप लाइन से जो है पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं प्लेलिस्ट में, आओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।